हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम सिलेक्शन कवर करेंगे एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, लेट्स जस्ट गो अहेड। सिलेक्शन को हम कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। सबसे पहले जैसे कुछ बच्चों को दिक्कत आती है कि अरेंजमेंट कहाँ लेना है एंड सिलेक्शन कहाँ पे लेना है, तो उस बात को एक बार क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट केसेस एंड हाउ डू वी रीच टू द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, यहाँ पे लेट्स टेक, हमारे पास A, B, C, three objects are there, three distinct objects are there, and I want to arrange two. First case लेंगे, second we want to select two. दोनों में हम difference देखेंगे. So let's talk about arrangement of two objects and selection of two objects. Difference पता चलना चाहिए, तभी तो हमें clear होगा कि कब किसे use में लेना है. Fine. अगर हमारे पास तीन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है और हम दो को अरेंज करना चाहते हैं, सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 ways एंड दिस इन 2 ways, और यू कैन डायरेक्टली से 3 ऑब्जेक्ट्स आर देयर, 2 प्लेसेस आर देयर, 3p2, करेक्ट, दैट कम्स आउट टू बी 6। अगर मैं उन्हें लिस्ट करके आपको बताऊं तो A, B, B, A अरेंजमेंट में कौन फर्स्ट पोजीशन पे कौन सेकंड पोजीशन पे मैटर करता है, क्योंकि यू आर अरेंजिंग देम। ठीक है, एंड अगर मैं B, C लेती हूँ तो C, B, A, C, C, A, यही है हमारे पास टोटल 6 अरेंजमेंट्स। और जब हम सिलेक्शन की बात करेंगे दो ऑब्जेक्ट का, तो बच्चे उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसे अगर मैं पूछूं कि आपके पास अभी बैग में क्या क्या है, तो आप कहोगे एक शर्ट, एक ट्राउजर और ए बेल्ट। ठीक है, अब इसमें आप ऑर्डर को भी चेंज कर दोगे तो आपके बैग का कंटेंट तो इफेक्ट नहीं होने वाला है ना। तो इट इज काइंड ऑफ, जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं, इट इज ए सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। उसमें ऑर्डर इन व्हिच यू आर मेंशनिंग देम इज नॉट इंपॉर्टेंट, डज नॉट प्ले ए रोल। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दैट क्या हम इन दोनों केसेस ऑफ अरेंजमेंट में जो ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व है उन्हें सेम ही कंसिडर करेंगे एज सेट्स, राइट। तो ये दोनों केस ऑफ अरेंजमेंट बिकम्स वन केस ऑफ सिलेक्शन। तो सिलेक्शन में A, B कह दो या B, A कहो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। ये एक केस ऑफ सिलेक्शन बन गया और ये एक केस ऑफ सिलेक्शन बन गया। परफेक्ट। तो आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं, सिलेक्शन इज नथिंग बट यू आर फ्रेमिंग ए सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन विच ऑर्डर डज नॉट मैटर। सेट में ऑर्डर तो मैटर करता ही नहीं है, एंड अरेंजमेंट में ऑर्डर्ड ऑब्जेक्ट्स हम ले रहे हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन विच ऑर्डर मेक्स द डिफरेंस। इज दैट फाइन? अब नंबर ऑफ सिलेक्शन को हम डिस्कस करते हैं। वो मैंने दो केसेस में लिया है। अगर हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एनी m ऑब्जेक्ट्स क्या होगा, एंड आउट ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एनी m ऑब्जेक्ट्स वो क्या होगा। ठीक है, बट बिफोर दैट सिलेक्शन प्रोसेस को हमने समझा कि वो होता क्या है, लेकिन करना किस तरह से है। ठीक है, वो तो लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स थे, 3 में से 2 का सिलेक्शन हो रहा था तो हम लिस्ट बनाते हुए कर लिए, लेकिन वो प्रैक्टिकल तो नहीं है हमेशा के लिए, करेक्ट। तो अब ये जो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन है ये किस तरह से आया इनटू पिक्चर, उस पर्टिकुलर चीज को पहले डिस्कस करते हैं। लेट्स टेक, आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स आई वांट टू सिलेक्ट एनी 6। अब बच्चे नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज 10 स्टूडेंट्स आर देयर, मैं 6 को अरेंज करूंगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स डायरेक्टली हमें पता है, वी कैन डू इट एज 10p6। ठीक है, अब इस अरेंजमेंट को मैं 2 स्टेजेस में करने वाली हूँ, ध्यान से समझना। आई हैव 6 चेयर्स इन फ्रंट, आई कैन डायरेक्टली फिल देम इन दिस मेनी वेज। अब अगर मैं इसी टास्क को 2 स्टेजेस में करूँ, क्योंकि 10 स्टूडेंट्स है, मुझे 6 को ही अरेंज करना है, तो मैं एक काम करूंगी, उन 10 को बिठा के क्यों रखना है। सो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट एनी 6 आउट ऑफ देम फर्स्ट, क्योंकि मेरा रिक्वायरमेंट 6 ऑब्जेक्ट्स का ही है। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट 6 एंड बाकियों को हम भेज देंगे बाहर, एंड उन 6 को हम इन 6 स्लॉट्स में अरेंज कर देंगे। तो यह 2 स्टेजेस ऑफ द सेम अरेंजमेंट। ठीक है, 10 में से 6 को अरेंज करने के 2 स्टेज प्रोसेस है कि जितने आपको ऑब्जेक्ट्स चाहिए यू सिलेक्ट देम एंड यू अरेंज देम। ठीक है, तो अगर मैं x कंसीडर करती हूँ टू बी नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एनी 6 आउट ऑफ 10, then I have selected those objects and now I'm going to arrange those 6 objects into those 6 places, and that can happen in 6 factorial ways. करेक्ट है, तो यहाँ से हमें x का पता चलता है, that is 10p6 upon 6 factorial. Fine. So can we say number of selections of m objects out of n distinct objects is npm. We arrange m and that is equal to number of ways of selection into जो हमने m ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन किया है उन्हें अरेंज, दैट मींस ये डिवाइड हो जाता है बाई m फैक्टोरियल। ये होता है नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ m ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब इस नोटेशन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, तो
अगर हम इसके वैल्यू को चेक करें, हमें फाइनली मिल रहा है ये, एंड वी नो वी कैन राइट इट एज NCM। परफेक्ट है। तो एज सच जिस तरह से नंबर ऑफ सिलेक्शन को फ्रेम किया गया वो ये है। इस नोटेशन को जब हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं तो ये NCR नोटेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यू कैन से नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ M ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ N डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। जो NCR है वो यूज होता है ओनली इन केस ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं, ठीक है। वो स्पेशल केस है, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट सेपरेटली। क्लियर है? तो out of 10 distinct toys, if I want to select any 3, now I can say directly it is 10C3, ठीक है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से सिलेक्शन प्रोसेस को आप NCR से डील कर सकते हैं। परफेक्ट है। अब आ जाते हैं आइडेंटिकल के केस में। तो इस चीज को कुछ इस तरह से समझें, I went to buy 2 pens, ठीक है, और मेरे सामने 10 आइडेंटिकल पेन रख दिया शॉपकीपर में। उसके पास सिर्फ एक ही वेराइटी अवेलेबल था, उसने 10 पेन बिल्कुल सेम इन एवरी एस्पेक्ट वो रख दिया, एंड आई वांट टू बाय 2। तो मैं क्या उनमें से कुछ सिलेक्ट करने वाली हूँ? कोई भी 2 अगर मैं उठाती हूँ, इट्स गोइंग टू बी द सेम केस ऑफ सिलेक्शन, इजंट इट? सो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इज ओनली 1. Number of ways of selecting any 3 out of a set of identical objects is again 1. So number of ways of selecting any M objects out of a collection of identical objects, that is 1. एक से ज्यादा तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है। आप कितनों को भी उठाते हो अपने हाथ में, इट इज ओनली 1 वे ऑफ डूइंग। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, अगर आप 0 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं, दैट इज ऑल्सो इज 1 वे ऑफ डूइंग, बिकॉज यू आर नॉट पिकिंग एनी. That can happen only in one way. Your hands are empty. That's it. And that will happen only when you do not pick any object. That is also is one way of doing. So either you select 0 object, it is one way, or you select 1, that is also is 1. So you select any number of objects, any particular number of objects varying from 0 to available number. जैसे n number of objects are there. तो 0 से n तक में आप कोई भी particular number of objects select करते हो ना, it can happen only in one way. Is that fine? So here number of ways of selection M objects out of an identical objects. Fine. Here in this case this is NCR. Mind it, NCR हम यूज करेंगे distinct object के selection के लिए, and 1 for any particular number of selection out of a collection of identical objects. Next case पे आ जाएं, selection of 0 or more number of objects. दोनों केसेस में हम डिस्कस करेंगे। इस केस में what do we mean by it? Selection of 0 or more number of objects. Either you are selecting 0 objects, that can happen in NC0 ways, or you are selecting 1, or you are selecting 2, or you are selecting all, right? इन सब का समेशन, और इन सब का समेशन होता है 2 पावर n। वैसे तो हम बाइनोमियल थ्योरम में इसे प्रूफ करते हैं, लेकिन इस बात को अभी के लिए आप याद रख लें, NC0 प्लस NC1 सो ऑन NCN दैट इज इक्वल टू 2 पावर n, ठीक है। और इस चीज को अगर आप आइडेंटिकल के केस में डिस्कस करते हैं, सिलेक्शन ऑफ 0 ऑब्जेक्ट्स और सिलेक्शन ऑफ 1 ऑब्जेक्ट और सिलेक्शन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स और सिलेक्शन ऑफ ऑल n ऑब्जेक्ट्स, व्हाट इज इट बेटा? 0 से स्टार्ट हुआ है n तक गया है, इसका मतलब n नहीं कहना, इट इज n प्लस 1 वेज ऑफ डूइंग इट। इज दैट फाइन? तो अगर आपके पास 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आर देयर एंड यू वांट टू सिलेक्ट 0 और मोर, दैट कैन हैपन इन 6 वेज। क्लियर है? नेक्स्ट केस पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये देखो, जैसे लेट्स सपोज आई हैव 5 persons in front of me, 5 students are there and I want to select any 2, ठीक है। अब आंसर तो हमें क्लियर है 5C2, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन भी मेंशन होता है, और उसके बेस पे बच्चे क्या करते हैं, पहले एक को सिलेक्ट कर लेते हैं। 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है ना हमें, तो पहले एक को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर जो बचे हैं उसमें से एक और को सिलेक्ट कर लेते हैं, और उन्हें गलती का पता नहीं चलता। यहाँ पे आप देखिए आंसर क्या मिलेगा, 5 × 4/2 10। यहाँ आंसर क्या मिलेगा, 5 × 4 20। आंसर ज्यादा है ना, इसका मतलब यहाँ पे डुप्लीकेसी काउंटेड है। किस तरह से, इस बात को समझना ताकि आप रिपीट ना करो इस गलती को, कि जब भी हम सिलेक्ट कर रहे होते हैं एक कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से, एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से आपको एक पर्टिकुलर नंबर का सिलेक्शन करना है, उसको आप इकट्ठा ही करेंगे। अगर आप डिवाइड करते हुए करते हैं, पहले एक को लिया फिर एक को लिया, पहले 2 को लिया फिर एक को लिया, तो उसमें जो कलेक्शन है ना वो इफेक्ट हो जाता है। किस तरह से इफेक्ट होता है इस बात को समझना ताकि आप ध्यान में रखो इसे, ठीक है। यहाँ देखना, 5 में से मैंने किसी 2 का सिलेक्शन किया। लेट्स सपोज मैंने A, B का सिलेक्शन किया, मेरे पास जो ऑब्जेक्ट्स है वो ये है, ठीक। अब इस केस में आ जाए, हो सकता है मैंने पहले A को सिलेक्ट किया, फिर जो 4 बचे हैं उसमें से मैंने B को सिलेक्ट किया, और ये भी तो हो सकता है जो मैंने पहले 1 को सिलेक्ट किया उसमें मैंने पहली बार में B को ले लिया,
फिर मैंने ए को ले लिया। तो इस काउंटिंग में ये जो केस ऑफ सिलेक्शन है ये 2 बार काउंट हुआ है, एंड हर एक केस इसका इसमें 2 बार काउंट हुआ है, क्योंकि पहले किसको लिया बाद में किसको लिया, ऑर्डर इज मैटरिंग, इज क्रिएटिंग ए डिफरेंस। इज दैट फाइन? तो फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, जब भी एक कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से एक पर्टिकुलर नंबर में आप सिलेक्शन करते हो तो कभी भी डिवाइड करते हुए नहीं करना कि पहले कुछ ले लिए फिर बाद में कुछ ले लिया। इज दैट फाइन? और अगर करना भी पड़े तो स्टडी कर लो, क्या हम डुप्लीकेसी वहां क्रिएट कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैं पता है हर केस 2 बार काउंट हो रहा है, तो 2 से डिवाइड कर दें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, सिलेक्शन ऑफ 1 और मोर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे आप किसी शॉप में गए एंड यू वांट टू बाय ए शर्ट, एंड शॉपकीपर ने आपको 5 शर्ट्स दिखाए, 5 अलग अलग है, ठीक है, लेकिन उस शॉप का एक कंडीशन है कि अगर आप अंदर आए हो तो आप खाली हाथ नहीं जाओगे, आइदर यू बाय 1 और 2 और एज मेनी एज यू वांट, बट यू शुडंट रिटर्न विदाउट बाइंग। ठीक है, तो अब आप देखें कि अगर हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर देयर, एटलीस्ट 1 का सिलेक्शन करना है, तो आइदर वी बाय 1 और वी बाय 2 और ऑल। करेक्ट, हमें ये आंसर देना है, और ये इन फॉर्म ऑफ ए सीरीज है, और हमें ये पता है कि अगर NC0 NC1 ये पूरा होता तो इसका सम 2 पावर n होता है, राइट? तो जब हमें किसी चीज का वैल्यू पता है और उसमें से कोई टर्म मिसिंग है और हमें बस इसका आंसर चाहिए, तो बेटर वे आउट है हम इसे सब्ट्रैक्शन में इधर शिफ्ट कर देंगे। सो NC1 प्लस NC2 so on up to NCn will be 2 power n minus NC0 and NC0 is 1। तो इस चीज को आप डायरेक्टली यूज में लेंगे फ्यूचर में, ये लिखने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से 1 और मोर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो टोटल दैट इज 2 power n माइनस नॉट सिलेक्टिंग एनी, दैट इज वन वे ऑफ डूइंग। नॉट सिलेक्टिंग एनी मतलब 0 ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, वो चाहे आप डिस्टिंक्ट के लिए करें या आप आइडेंटिकल के लिए करें, यू आर नॉट पिकिंग एनी, योर हैंड्स आर एम्प्टी, दैट कैन हैपन ओनली इन वन वे। यहाँ NC0 वहाँ डायरेक्टली 1, NC0 का भी वैल्यू 1 ही होता है। ठीक है, सो 0 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के सिलेक्शन में वेदर दे आर डिस्टिंक्ट और दे आर आइडेंटिकल, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। फाइन बेटा, अब अगर हम इसी केस को आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के कैटेगरी में डिस्कस करें, सिलेक्ट 1 ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट 2 ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑल n, तो 1 1 1 एडेड n नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग n। क्लियर है बच्चा? दोनों में डिफरेंस नोट करते चलें। आगे हमारे पास सिचुएशंस आएंगे जिसमें दोनों कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मिक्सचर होगा, कुछ डिस्टिंक्ट भी होंगे, कुछ आइडेंटिकल भी होंगे। ठीक है, तो किस तरह से उन सिचुएशन में हम डीलिंग करेंगे, दैट विल बी क्लियर ओनली इफ यू आर थ्रू विद दिस 2 इंडिविजुअल केसेस। ठीक है, नेक्स्ट अब आप देखें, सिलेक्शन ऑफ m ऑब्जेक्ट्स। हमें n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से m ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना है सच दैट वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नॉट टेकन। तो वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात हो रही है या p पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तो ये जो सिचुएशन है ये आइडेंटिकल के केस में वैलिड ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो सभी के सभी ऑब्जेक्ट्स एक जैसे ही हैं, तो कौन से पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेना नहीं लेना वो उस तरह के सिचुएशन में पूछा ही नहीं जाता हमसे। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली इन केस ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो बताएं, वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नॉट टेकन, एग्जाम्पल के बेस पे समझते हैं रियल लाइफ, ताकि आप इसके साथ कनेक्ट कर पाओ और इजीली आंसर कर पाओ। अब देखो, लेट्स सपोज यू हैव 20 फ्रेंड्स, ओके, 20 आपके फ्रेंड्स है, एंड टुमारो इज योर बर्थडे एंड यू वांट टू गिव ए पार्टी, बट योर मदर सेज आई कैन मेक अरेंजमेंट ओनली फॉर 8। ठीक है, अब 20 फ्रेंड्स में से आपको किसी 8 को बुलाना है, तो आप किसी भी 8 को बुला सकते हो, दैट कैन हैपन इन 20C 8 वेज। सिलेक्ट ही तो करोगे ना, किस ऑर्डर में वो आएंगे, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, सो 20C 8 वेज में यू कैन इनवाइट एनी 8 आउट ऑफ दोज 20। लेकिन अब अगर सिचुएशन कुछ ऐसा है कि उन 20 में से एक है जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, उसके बगैर तो पार्टी हो नहीं सकती। ठीक है, तो उसका आना जरूरी है, वो तो होगा ही। तो अगर 8 का अरेंजमेंट हो सकता है आपके घर में और वो एक मेंबर है उन 20 में से जिसका आना कंफर्म्ड है, उसको होना ही है, होना है, इसका मतलब उस लिस्ट ऑफ 20 मेंबर में से एक को आप हटा दो, आपके पास सिलेक्शन के लिए 19 रहेगी, क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। ठीक, और आपके घर में अरेंजमेंट 8 का होना था, एक स्लॉट ऑलरेडी फिल हो चुका है, तो अब आपको कितने और मेंबर को चूज करना होगा, 7 आउट ऑफ 19, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आ चुका है। तो आंसर विल बी 19C 7। क्लियर है? अब आंसर करें, आउट ऑफ n फ्रेंड्स you want to invite any m, यहाँ पे आ जाए, one particular object is always taken, your best friend is selected, is always selected in whatever way that you make a team of 8 ready, in that particular member presence is confirmed, so that can happen in out of n minus 1 you are going to select any m minus 1। क्लियर है?
अब अगर मैं बात करूं कि वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नॉट टेकन, लेट्स टेक उन 20 के फ्रेंड्स के लिस्ट में एक है जिसके साथ आपका प्रीवियस डे कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया, नाउ यू डोंट वांट टू इनवाइट दैट पर्सन, तो आप उस लिस्ट से उसे क्रॉस कर देंगे एंड यू आर लेफ्ट विथ 19 बट यू वांट टू इनवाइट 8, आंसर विल बी 19C 8। तो यहाँ ये जो पर्टिकुलर मेंबर है जिसे हमें लेना ही नहीं है तो उसका नाम हम इस लिस्ट से स्ट्राइक ऑफ कर देंगे, दैट विल बिकम n-1 बट वी वांट टू इनवाइट एनी m। क्लियर है? अब नेक्स्ट पे आ जाएं, p पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट टेकन। अब जैसे आपका आर्ग्यूमेंट एक मेंबर के साथ हुआ लेकिन दो और फ्रेंड्स थे जो उसका सपोर्ट किए, नाउ यू डू नॉट वांट टू सी एनी ऑफ दोज 3, ठीक? तो इसका मतलब 20 में से उन 3 का नाम आपने हटा दिया, 17 आ गया बट यू वांट टू इनवाइट 8 आउट ऑफ दोज। तो उसी तरह से इसे आंसर करें, p पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट टेकन, तो इस लिस्ट में से हमने p को कर दिया सब्ट्रैक्ट एंड रिमेनिंग में से हमने m को इनवाइट कर लिया, ठीक? लास्ट केस, p पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स, बेटा इट इज ऑलवेज टेकन, ओके, नेवर को ऑलवेज कर देना क्योंकि ये केस तो ऑलरेडी हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। ऑलवेज टेकन, दैट मीन्स जो 20 का लिस्ट है उसमें 3 मेंबर ऐसे हैं जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो तो आना ही है, आना है, तो उस लिस्ट में से आप 3 को हटा दोगे, वो 3 का नाम यहाँ पे आप अटैच कर दोगे, तो वहाँ 17 रहेंगे, 8 का अरेंजमेंट होना था, 3 ऑलरेडी आ चुके हैं, 5 मोर दैट वी नीड टू सिलेक्ट, सो 17C 5। तो उसी तरह से आंसर करें, अगर p मेंबर्स हमारे बेस्ट फ्रेंड्स है उनको आना ही है, आना है, तो इस लिस्ट में से आप उन p का नाम हटा दें और जिन्हें हमें बुलाना है वहाँ वो p मेंबर ऐड हो चुके हैं, हमें m चाहिए थे टोटल, तो हमें m-p ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना होगा। इज दैट फाइन? नेक्स्ट देखें, सिलेक्शन ऑफ p ऑब्जेक्ट्स, हमें एग्जैक्टली p ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना है आउट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ m डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? ये तो जनरल सिचुएशन को मैंने लिखा है, वी आर डूइंग इट इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन। लेट्स टेक, आई हैव 5 distinct pens and 6 identical pencils and इस कलेक्शन में से मुझे 4 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है, एनी 4। अब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से सिलेक्शन के लिए NCR यूज होता है और इसके सिलेक्शन के लिए 1 यूज होता है। इसका मतलब जब तक आप इन्हें कैटेगराइज नहीं करोगे कि किस कैटेगरी के हम कितने ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं, तब तक हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो केसेस बनाएंगे क्योंकि टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन होना है, 0 with 4, 1 and 3, 2 and 2, 3 and 1, 4 and 0। कोई भी डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है आपके पास। क्लियर? अब आंसर को कंप्लीट करें, बताओ, 0 ऑब्जेक्ट सिलेक्शन आउट ऑफ 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, 5 से 0, and at the same time 4 object selection out of 6 identical objects, plus selecting 1 out of distinct objects and at the same time क्योंकि 4 object का selection होना है तो this and this, this and this, this and this, correct? तो ये आ गया 5C1 into 1 and यहाँ आएगा 5C2 identical के लिए, तो बच्चा any particular number के लिए 1 ही आएगा। This is 5C3 into 1 and 5C4 into 1, perfect। अब ये जो आंसर है ये इन टर्म्स ऑफ ए सीरीज है, आप देख सकते हैं 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, करेक्ट। अब अगर हमें इसका वैल्यू बताना हो, वैसे तो स्मॉल नंबर से आप इन्हें ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया कि अगर NC0, NC1, NC2, NCN तक के सारे टर्म्स है तो 2 पावर n आंसर देता है, और इस लिस्ट में ये वाला टर्म है जो मिसिंग है और इसका वैल्यू 1 होता है, तो आप इसे इधर शिफ्ट करते हुए आंसर दे सकते हैं 2 पावर 5 इज 32 माइनस 1 एंड दैट इज 31, लाइक दिस। डन बेटा? नेक्स्ट देखें, आउट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ m डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन काइंड एंड n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेकेंड काइंड, हमें p ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना है। लेट्स टेक, वी हैव 5 बॉयज and 5 girls and I want to select a team of 3 members। तो एक तरीका तो ये है, क्योंकि सभी के सभी डिस्टिंक्ट है, अगर हम सभी को मिला भी देते हैं 5 + 5 10, तो ऑल दोस 10 मेंबर्स आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से अगर किसी 3 को हमें सेलेक्ट करना है तो आंसर इज 10C3, डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं क्योंकि सभी के सभी डिस्टिंक्ट है। उस केस में हम नहीं कर सकते थे क्योंकि वहाँ आइडेंटिकल भी थे और डिस्टिंक्ट भी थे, ठीक है। और अगर हम इसे इस तरह से कैटेगराइज करते हुए आंसर करना चाहें तो सीरीज में आंसर आएगा, लेकिन इट विल बी द सेम थिंग। सो वी कैन से
out of 5 select 0, distinct है ना, तो NCR will be used. Out of 5 select any 3 plus 5C1 into 5C2 plus 5C2 into 5C1 plus 5C3 into 5C0 like this. ठीक है, इस तरह की सीरीज का इवैल्यूएशन कैसे करना है ये सब हम बाइनोमियल थ्योरम में कवर करेंगे. इसका वैल्यू यही आ जाना है. ठीक है, जस्ट रिमेंबर कि इस तरह के क्वेश्चन को आंसर करने के हमारे पास दो तरीके हैं. फाइन. अब अगर इसी क्वेश्चन में एक कंडीशन में इम्पोज कर देती हूँ कि यू हैव टू सिलेक्ट एनी 3 बट एटलीस्ट वन गर्ल मस्ट बी सिलेक्टेड, एटलीस्ट वन गर्ल मस्ट बी सिलेक्टेड, तो अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस में एक एक्स्ट्रा कंडीशन आ गया है. तो आप इस तरह से टेबुलर फॉर्म में इसे देख लें कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एनी 3 के केसेस कौन कौन से बनेंगे. ठीक, और क्वेश्चन ने कहा है एटलीस्ट वन गर्ल मस्ट बी सिलेक्टेड, इसका मतलब ये और ये फेवरेबल है, ये हमें नहीं चाहिए. ठीक है, जब टोटल केसेस में से कुछ हमारे लिए फेवरेबल है, कुछ है जो हमें रिजेक्ट करना है, तो आप देख लें जो एक्सेप्टेंस वाले केसेस है वो कितने हैं, रिजेक्शन वाले कितने हैं. तो अगर रिजेक्शन वाले केसेस कम हैं तो आप टोटल में से उस केस को रिजेक्ट करके आगे बढ़ जाएं, और अगर फेवरेबल केसेस कम हैं तो आप फेवरेबल केसेस को ऐड कर लें. क्योंकि दो तरीके होंगे ना बच्चे, जब हम पार्शियली कुछ चीज ले रहे हैं तो टोटल में से जो हमें नहीं चाहिए उन्हें हम डिस्कार्ड कर देंगे, या जो हमें चाहिए हम उन्हें पिक कर लेंगे. यही दो तरीके होते हैं. और इस तरह से आप MCQ क्वेश्चन को भी तो अटेम्प्ट करते हो, वी कॉल इट एज एलिमिनेशन मेथड. अगर हम डायरेक्टली एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में हमें टाइम लग रहा है, या हम करना नहीं चाहते, या हमें नहीं आता, तो हम इस तरह से भी तो सोचते हैं कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो हम 3 को एलिमिनेट कर देते हैं, लेफ्ट विथ 1. राइट, तो वो हुआ रिजेक्शन. और अगर हम कर पाते तो हम डायरेक्टली सिलेक्ट कर लिए होते कि कौन सा हमारे लिए सही आंसर है. राइट, तो ये दो तरीके होते हैं. और इस केस में 3 केसेस है जो फेवरेबल है, एक रिजेक्शन में जाएगा. तो दो तरीके से हम इसे आंसर कर सकते हैं. एक, सीरीज में अगर आंसर करना चाहें तो ये इन तीनों का समेशन, और ये हमें नहीं चाहिए तो वी कैन से टोटल दैट इज 10C3. उसमें से लेट्स जस्ट रिमूव दिस केस, अनवांटेड केस को आप रिमूव कर दे. तो दो तरह से आप अपने आंसर को मेंशन कर सकते हैं. फाइन, क्वेश्चन अभी हम करेंगे. कम ओवर टू द नेक्स्ट केस. Out of a collection of m identical objects of one kind and n identical objects of the second kind, let me take, I have 4 identical pens, identical है, and 5 identical pencils. Okay, and I want to select any 3. अब हमें कैटेगराइज करना होगा क्योंकि ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डिस्टिंक्ट है. राइट, तो सभी के सभी कंप्लीटली जो 9 ऑब्जेक्ट्स है वो आइडेंटिकल तो नहीं हुए, तो हम इन्हें कंबाइन करते हुए नहीं कर सकते. फाइन, तो अब अगर हमें 3 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है, केसेस हमें बनाना ही होगा 1 with 2 and 2 1 3 0. करेक्ट. अब 0 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन आउट ऑफ 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, 1 वे एंड 1 वे, 1 and 1, मतलब 1 रिपीटेडली ऐड हो रहा है. एज मेनी केसेस दैट वी हैव, वी हैव 4 केसेस, सो आंसर इज 4. क्लियर. तो इस तरह से अगर हमारे पास मिक्सचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, डिस्टिंक्ट विद डिस्टिंक्ट, आइडेंटिकल विथ आइडेंटिकल, डिस्टिंक्ट विथ आइडेंटिकल, यू कैन हैंडल ऑल काइंड ऑफ सिचुएशंस. ठीक है, नेक्स्ट देखें. आउट ऑफ m आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन काइंड, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेकंड काइंड. जैसे m आइडेंटिकल पेंसिल्स है एंड n आइडेंटिकल इरेजर्स आर देयर, and we have r distinct objects. Let's take r number of distinct pens are there. उस पूरे कलेक्शन में से अगर हमें 0 और मोर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना है, तो ऐसे सोचें कि जो कलेक्शन है मेरे पास, m identical pencils are there, n identical erasers are there and r distinct pens are there. और मुझे 0 और more number of objects का सिलेक्शन करना है. So can I say let's select 0 or more from this and let's select 0 or more from this and let's select 0 or more from this. ठीक है, अब आंसर फ्रेम करते हैं. We have m identical objects. 0 और more number of objects का सिलेक्शन कितने तरह से हो सकता है, m plus 1 ways में. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. So m plus 1 way and we have n identical objects. उसमें से 0 और more number of objects का सिलेक्शन n plus 1 way में हो सकता है. And we have r number of distinct objects and उसमें से 0 और more number of objects का सिलेक्शन 2 power r ways में हो सकता है. ये आ गया हमारा कंप्लीट आंसर. ठीक है, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस. नेक्स्ट क्लास में जब हम डिवाइजर्स वाला टॉपिक को कवर करेंगे, इट्स गोइंग टू प्ले अ रोल देयर. ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाएं. सिलेक्शन ऑफ 1 और मोर ऑब्जेक्ट्स. हमारे पास जो कलेक्शन है उसमें से हमें 1 और मोर का सिलेक्शन करना है. तो 1 और मोर का क्या मतलब हुआ, एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है. तो एटलीस्ट 1 का डिस्कशन हम किस तरह से करते हैं इन जनरल. एटलीस्ट 1 मीन्स टोटल माइनस 0.
ऑलवेज अटेम्प्ट इट लाइक दिस, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन मतलब 0 और मोर नंबर ऑफ सिलेक्शंस, एंड दैट कैन हैपन इन m plus 1 n plus 1 2 power r, बट 0 सिलेक्शन मतलब इसमें से 0, इसमें से 0, इसमें से 0, 1 into 1 into 1, your hands are empty, you are not selecting any, clear। इस जगह पे बच्चों का सोच में थोड़ा सा डायरेक्शन डिफरेंट हो जाता है, उसकी वजह से आंसर गलत आ जाता है, ध्यान देना। कुछ बच्चे इस तरह से सोचते हैं कि 1 और मोर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना है, तो इसमें से 1 और मोर ले लेते हैं, एंड इसमें से 1 और मोर ले लेते हैं, एंड इसमें से 1 और मोर ले लेते हैं। इसका मतलब यू आर सेइंग एटलीस्ट 3 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन आप कर रहे हो। क्वेश्चन कह रहा है एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट का, तो हो सकता है इसमें से 1 लिया, इसमें से 0 एंड 0 लिया, ठीक है। तो वहाँ हम गलत हो जाते हैं। जब एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन की बात हो रही है फ्रॉम द कंप्लीट कलेक्शन, तो पूरे कलेक्शन में से 0 और मोर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करो और इसमें से 0 ऑब्जेक्ट का सब्ट्रैक्शन कर दो। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट केस, सिलेक्शन ऑफ 1 और मोर ऑब्जेक्ट्स ऑफ ईच कैटेगरी। ये वही चीज को अब डिस्कस कर रहा है। इसमें से 1 और मोर ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे, m विच n विच 2 power r, ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया। हम ये सब केसेस कवर कर चुके हैं, राइट। आउट ऑफ m आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, सिलेक्शन ऑफ 1 और मोर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज m विच, एंड आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, सिलेक्शन ऑफ 1 और मोर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज 2 power n minus 1। क्लियर है? अब देखें questions. A be a set having first 100 natural numbers, total number of subsets of A possible. total number of subsets तो हम sets में ऑलरेडी पढ़े हुए होते हैं और हमने याद रखा है, that is 2 power n, right? लेकिन अगर हम इसे सिलेक्शन प्रोसेस से करते हैं तो सबसेट का मतलब सिलेक्ट 0 और मोर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द कलेक्शन एंड मेक ए फ्रेश हाउस, राइट। तो सिलेक्ट 0 ऑब्जेक्ट्स 100 में से 0, और सिलेक्ट 1 और सिलेक्ट 2, एंड एट द एंड सिलेक्ट ऑल, राइट। और इसका आंसर हम ऑलरेडी याद रखे हैं, NC0 प्लस NC1 सो ऑन अप टू NCN होता है 2 power n, तो 2 power 100, राइट। तो अगर हमारा ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ ए सीरीज है देन दिस, और अगर हमें इसका वैल्यू चाहिए इट इज दिस। क्लियर बेटा? सो नंबर ऑफ सबसेट्स की बात हो तो 2 power n भी कह सकते हैं, या NC0 NC1 अगर हम सिलेक्शन के फॉर्म में इसे समझे तो दिस इज दिस, ठीक। नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स, तो अब हमें एक नया हाउस क्रिएट करना है। सबसेट मतलब क्रिएट है न्यू हाउस, जिसमें एग्जैक्टली 3 मेंबर्स होना चाहिए, और इसका सबसेट है मतलब इसके 3 मेंबर को हमें उस हाउस में लेना है, राइट। तो कौन से 3 को लें? सिलेक्ट कर लो 100 C, 3 ways ऑफ डूइंग, करेक्ट है। और अगर 5 एलिमेंट वाले सबसेट क्रिएट करना हो तो 100 C 5, R एलिमेंट वाले सबसेट क्रिएट करना हो 100 C R। क्लियर? नेक्स्ट, नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग 4 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट वाले सबसेट क्रिएट करना है विद एन एक्स्ट्रा कंडीशन आउट ऑफ व्हिच एग्जैक्टली 2 आर इवन एंड द अदर 2 आर मल्टीपल ऑफ 3। वेरी इंटरेस्टिंग, हमें एग्जैक्टली 2 चाहिए जो कि इवन होना चाहिए, और बाकी के 2 जो है वो इवन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली 2 आर इवन क्वेश्चन इज सेइंग, क्योंकि जो 3 के मल्टीपल होते हैं वो इवन भी होते हैं और ऑड भी होते हैं, और हमें कहा गया कि एग्जैक्टली 2 इवन आना चाहिए एंड द अदर 2 शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। क्वेश्चन क्लियर है? तो देखें, ये जो 100 का लिस्ट है उसमें कितने इवन नंबर्स है? 50। तो उनमें से आप कोई भी 2 का सिलेक्शन कर लें, ठीक। एंड एट द सेम टाइम बाकी के 2, क्योंकि हमें 4 एलिमेंट वाला सबसेट क्रिएट करना है, वो दोनों मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, लेकिन ऑड होना चाहिए। इसका मतलब क्लियर है, 3 टाइम्स एन ऑड नंबर। तो इस तरह के नंबर हमारे पास इस लिस्ट में कितने हैं, कैसे पता चलेगा बेटा? तो उसके लिए हम इसे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 100 कर देते हैं, और इसे कर देते हैं मल्टीप्लाई। वैसे आप 3 से डिवाइड करते हुए भी कर सकते हैं। दिस इज 100 एंड 3 कर दो सब्ट्रैक्ट बेटा, 97, 6 से कर देते हैं डिवाइड। k इज एन इंटीजर, कितने इंटीजर की पॉसिबिलिटी होगी, अकॉर्डिंगली हमें पता चल जाएगी कितने इस तरह के नंबर इस लिस्ट में होंगे। सो 97 by 6 डिवाइड कर देते हैं 1 6 पॉइंट समथिंग। तो बच्चे k के जो इंटीजर वैल्यूज हमें मिल रहे हैं दे आर 0 1 2 एंड सो ऑन गोइंग अप टू 16। इसका मतलब हमारे पास 17 इस तरह के नंबर्स 1 से 100 के लिस्ट में आते हैं, और उनमें से हमें किसी 2 का सिलेक्शन करना है। इज दैट क्लियर? दिस इज आवर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें, नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग 3 एलिमेंट्स इन एपी। हमें 3 एलिमेंट वाला सबसेट चाहिए और वो 3 एलिमेंट एपी में होना चाहिए, और एपी में 3 एलिमेंट है, तो अगर मैं उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रेजेंट कर देती हूँ तो हमें क्लियर है जो a प्लस सी है वो ट्वाइस ऑफ b होना चाहिए। तो क्लियर है जो a प्लस सी है वो एक इवन नंबर ही होना चाहिए, क्योंकि b जो कुछ भी होगा एक नेचुरल नंबर ही है। तो a प्लस सी
एक इवन नंबर ही होना चाहिए। और वो कब पॉसिबल होगा? जब ए एंड सी दोनों इवन हो या ए एंड सी दोनों ऑड हो। और हमें माइंडेड बी के फॉर्मेशन में एनर्जी लगाना ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप ए एंड सी को सिलेक्ट करते हो बी ऑटोमेटिकली काउंट होता है ए एंड सी के हेल्प से। बी को हमें फ्रेम करना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली ए एंड सी के हेल्प से क्रिएट होता है, एवरेज ऑफ ए एंड सी। ठीक है, तो बस एक सिचुएशन का ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चन में कि जो फर्स्ट एंड लास्ट है वो दोनों या तो इवन हो या वो दोनों ऑड हो, ताकि उन दोनों का समेशन एक इवन नंबर में कन्वर्ट हो। ठीक, तो केस 1 ए एंड सी बोथ इवन, केस 2 ए एंड सी बोथ ऑड। परफेक्ट। अब बच्चा हमारे पास इस लिस्ट में कितने इवन नंबर्स है? 50 है, सिलेक्ट एनी टू। और कितने ऑड नंबर्स है? 100 है ना टोटल, उसमें से 50 इवन है तो 50 ऑड है, सिलेक्ट एनी टू। आंसर आ गया, इट इज 2 टाइम्स ऑफ 50C2। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करके देखें ना, यू विल एंड अप गेटिंग द सेम आंसर जो अभी हमने दूसरा मैनुअल काउंटिंग से जनरेट किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखें। इट सेज नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ 5 एलिमेंट्स in which at least one multiple of 5, at least one को काउंट करने के लिए टोटल -0 टाइम्स प्रेजेंस से ही डील करना है। ठीक है, और हमें 5 एलिमेंट्स का सिलेक्शन करना है आउट ऑफ टोटल ऑफ 100। सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स दैट आर पॉसिबल इज दिस, और उसमें से उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दो जिसमें कोई भी मल्टीपल ऑफ 5 का प्रेजेंस ना हो। और इस लिस्ट में मल्टीपल ऑफ 5 कितने हैं? 100/5 ग्रेटेस्ट इंटीजर, राइट। ये सब काउंटिंग के तरीके हम फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन 20 में से आपको 0 मेंबर का सिलेक्शन करना है, मतलब इन 20 में से हमें कोई भी नहीं लेना है, और हमें 5 एलिमेंट वाले सबसेट लेना है। इसका मतलब 80 में से आप कोई भी 5 ले लें। Is that clear? Do not waste your time framing cases as exactly 1 member is there which is multiple of 5, exactly 2। इतने सारे केसेस बना के अपना टाइम एंड एनर्जी बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। क्लियर? नेक्स्ट देखें। ए सेट के पास बच्चे फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स है, P and Q आर सबसेट्स ऑफ A। Then how many P, Q are possible satisfying these conditions? ठीक, अब जब भी हम सबसेट की बात करते हैं इसका मतलब ये सिलेक्टिंग 0 और मोर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ दिस कलेक्शन। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ P, Q की बात करें तो हमें पता है P मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स आउट ऑफ दिस, so 2 power 100 and Q that is 2 power 100 and that is 2 power 200 लिख लो या 4 power 100 कह दो, वन इन द सेम थिंग, राइट। ये टोटल पॉसिबिलिटी, लेकिन हमें जो चाहिए वो कंडीशनल है। तो आंसर करने का तरीका देखें किस तरह से हम इसको लेके प्रोसीड करेंगे। अब हमें 2 सबसेट क्रिएट करना है। लेट मी टेक, जो ए सेट के पास 100 एलिमेंट्स आर देयर, मैं कोई पर्टिकुलर एलिमेंट ले लेती हूँ टू बी ए। ठीक है, उन 100 में से कोई भी एक। ओके, अब अगर हम 2 हाउस क्रिएट कर रहे हैं, हो सकता है ये जो मेंबर है ये दोनों हाउसेस में प्रेजेंट है, हो सकता है इसमें प्रेजेंट है लेकिन इसमें नहीं है, हो सकता है इसमें नहीं है लेकिन इसमें है, और हो सकता है दोनों में ही नहीं है, राइट। क्योंकि जब हम 2 हाउस क्रिएट कर रहे होते हैं, जैसे कि 2 फंक्शन है एंड इन 100 एलिमेंट्स के पास, इन 100 मेंबर्स के पास इनविटेशन है दोनों ही फंक्शन का। अब कोई जाएगा नहीं जाएगा वो उसका अपना चॉइस होगा। ठीक है, तो हमने ए को चॉइस दिया, या तो दोनों में चले जाओ, या तो इसमें जाओ, इसमें मत जाओ, इसमें मत जाओ और इसमें जाओ, या तो यू डोंट अटेंड एनी। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट के पास 4-4 चॉइसेस है, तो 4 × 4 × 4 × 4 4 पावर 100 टोटल है। अब कंडीशनल डीलिंग करना है तो हम देखते हैं इनमें से कौन कौन से कंडीशन फेवरेबल होंगे किसी भी एलिमेंट के लिए। हमें P इंटरसेक्शन Q नल सेट चाहिए, दैट मीन्स कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो दोनों फंक्शन को अटेंड कर रहा हो, राइट। तो ये जो केस है ये हमारे लिए फेवरेबल नहीं है इस पर्टिकुलर केस के लिए। दैट मीन्स इसके हर एक एलिमेंट के पास ये 3 चॉइसेस है, दे कैन चूज एनी ऑफ दिस बट नॉट दिस। ठीक, so 3 ways for this element and 3 and 3 and 3, 3 multiplied n times, here it is 100, so answer is 3 power 100 number of possible P, Q satisfying this condition. Clear? Next पे आए, P union Q must be A, that means इस हाउस में कौन कौन प्रेजेंट है, इस हाउस में कौन कौन प्रेजेंट है, दोनों का जो यूनियन है ये कंप्लीट सेट बन जाना चाहिए। अब आप थोड़ा सा समझ के देखो, यूनियन प्रोसेस तो हम सबने किया हुआ है सेट में। जब आप 2 कंटेंट को कंबाइन करते हो एंड वी वांट टू जनरेट दिस, तो क्या हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि इसका हर एक एलिमेंट दोनों हाउस में से किसी न किसी हाउस में जरूर प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कि लेट्स सपोज ये जो 1 है ना, ये P में भी नहीं है और Q में भी नहीं है, तो यूनियन में तो वो एलिमेंट होगा ही नहीं, और हमें चाहिए यूनियन में इन सभी का प्रेजेंस होना चाहिए।
दैट मीन्स इसका हर एक एलिमेंट एटलीस्ट एक हाउस में जरूर प्रेजेंट होना चाहिए। दोनों में ही प्रेजेंट ना हो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, राइट। सो हर एक एलिमेंट के पास अब हम ये चॉइस नहीं देने वाले हैं, राइट, क्योंकि अगर वो दोनों में ही एब्सेंट है तो यूनियन में मिसिंग होगा और ये सिचुएशन वहां पे फुलफिल नहीं होगा, राइट। सो एवरी एलिमेंट हैज दिस 3 चॉइसेस, तो 3 into 3 into 3, 3 रिपीटेडली मल्टीप्लाइड 100 टाइम्स, तो इसका भी आंसर 3 पावर 100 ही आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों केसेस को साइमल्टेनियसली हैंडल करना चाहते हैं कि हमें ऐसे p, q चाहिए जिन दोनों कंडीशन को साइमल्टेनियसली फुलफिल करे, तो ये कंडीशन कहता है कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो दोनों हाउस में प्रेजेंट हो, एंड एट द सेम टाइम ये कहता है कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो दोनों हाउस में मिसिंग हो, राइट। तो ये 2 केसेस है जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं हैं, तो ये और ये हमें किसी भी एलिमेंट को देना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप ये आज ऑप्शन देते हो, कोई भी एलिमेंट इसे चूज कर लेता है, तो इन दैट केस ये फेल हो जाएगा, और अगर किसी ने इसे चूज कर लिया तो उस केस में ये फेल हो जाएगा। तो ये 2 ऑप्शन हमें किसी भी एलिमेंट को देना ही नहीं है, तो हर एक एलिमेंट के पास सिर्फ यही 2 ऑप्शंस रह जाते हैं। सो 2 मल्टीप्लाइड 100 टाइम्स, दैट इज 2 पावर 100। वेरी सिंपल वे ऑफ आंसरिंग। एक बार अगर आप कर लेते हो समझ के तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, हमें P इंटरसेक्शन Q की जो कार्डिनलिटी है वो 2 चाहिए, मतलब दोनों सेट के पास एग्जैक्टली 2 एलिमेंट होने चाहिए जो कॉमन होने चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन 100 एलिमेंट में से पहले हम चूज कर लेते हैं कि कौन से वो 2 एलिमेंट है जो हम दोनों हाउस में डालना चाहते हैं। तो 100C2, तो अब हमारे पास 98 एलिमेंट्स रह गए हैं। अब वो एलिमेंट्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, उन 98 एलिमेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, इस तरह से जाना चाहिए कि अब उन 98 में से कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट दोनों हाउस में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर आ जाता है तो इन दैट केस ये फेल हो जाएगा, राइट। अगर उन 98 एलिमेंट में से कोई भी एक एलिमेंट इसमें और इसमें दोनों में आ जाता है तो बच्चा ये तो 3 हो जाएगा ना, वो तो हमें नहीं चाहिए। दैट मीन्स ये सिलेक्शन के बाद जो आपके पास रिमेनिंग एलिमेंट्स है उन्हें आपको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना होगा कि कोई भी एलिमेंट का प्रेजेंस दोनों हाउस में नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स उन दोनों का जो इंटरसेक्शन होना चाहिए इन 98 एलिमेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग, दैट शुड बी ए नल सेट, ठीक। सो आंसर इज 3 पावर 98। फाइन। नेक्स्ट, नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड डिसजॉइंट पेयर्स ऑफ P, Q पॉसिबल। बात को समझ लेना। जैसे लेट्स सपोज, इसको भूल जाएं, मैं अगर बात करूं कि मेरे पास एक सेट ये है और एक सेट ये है, ठीक है बच्चा, ये डिसजॉइंट है ना, ठीक। मैं इसके रिलेटेड बात नहीं कर रही हूँ, इन जनरल इसे हम डिसजॉइंट कहेंगे। अब अगर मैं 3, 4 को यहाँ पे लिखती हूँ और 1, 2 को यहाँ पे लिखती हूँ, ये भी डिसजॉइंट पेयर ऑफ सबसेट्स है, लेकिन ये ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है। तो ऑर्डर्ड पेयर में ये केस और ये केस दोनों अलग अलग केस है, तो 2 केसेस की तरह काउंट होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखा है, तो हमने इस तरह के सिचुएशन में इन्हें 2 केसेस की तरह काउंट किया हुआ है कि इस पोजीशन पे कौन है और इस पोजीशन पे कौन है, दैट मेक्स अ डिफरेंस। लेकिन जब क्वेश्चन कहता है अनऑर्डर्ड, इसमें ये दोनों केसेस एक केस की तरह ट्रीट होंगे, ठीक है। तो अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड मतलब सेट, ऑर्डर्ड सर्कुलर ब्रैकेट में हम लिखते हैं ना ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, मतलब ऑर्डर मैटर्स। यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। तो आंसर करने का तरीका क्या होगा, जब हम डिसजॉइंट की बात करते हैं मतलब इंटरसेक्शन इज नल सेट, ठीक। और इंटरसेक्शन नल सेट होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 3 पावर n वेज। तो इस केस में अगर हम डिसजॉइंट पेयर ऑफ सबसेट्स की बात करते हैं, आंसर इज 3 पावर 100, जो कि एक ऑड नंबर है, राइट। 3 को आपने रिपीटेडली मल्टीप्लाई किया 100 टाइम्स, ऑड नंबर है ना। अब हमें ये भी क्लियर है कि ये केस और ये केस सेम बन जाता है, तो आंसर को हमें 2 से डिवाइड करना होता है, लेकिन ये तो ऑड नंबर में है, तो 2 से डिवाइड कैसे करेंगे, तो फ्रैक्शन में आंसर आएगा। तो इस केस में +1/2 करेंगे। ऐसा क्यों, I'll come over to this point, लेकिन फर्स्ट समझे, अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है जो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में एक इवन रिजल्ट देता है, यहाँ तो नहीं आएगा, बट अदरवाइज आई एम सेइंग अगर ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में एक इवन आंसर आ रहा है और आपको अनऑर्डर्ड चाहिए तो /2 कर दो, और अगर वो ऑड है तो +1/2 कर दो, ठीक है। सिंपल फॉर्मेट ऑफ आंसरिंग। अब बच्चे इस बात को समझे कि यहाँ पे हम +1/2 क्यों कर रहे हैं, ठीक है। हमारा कंडीशन क्या है, ये नल सेट होना चाहिए। तो एक सिचुएशन ऐसे भी आएगा ना जिसमें दोनों P एंड Q नल सेट हो, ठीक। क्या इसका कोई डुप्लीकेसी होगा, क्योंकि इसका ऑर्डर भी चेंज करोगे तब भी तो सेम ही रहेगा। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये एक ही बार आता है, इसीलिए ये रिजल्ट ऑड आता है। अब बाकी के सब पेयर में होंगे, दैट मीन्स इस केस को अगर मैं रिमूव कर देती हूँ तो बाकी के जो रह जाते हैं वो है 3 पावर 100
-1, ठीक है। वो सब दो बार आ रहे होंगे अनऑर्डर्ड फॉर्म में, तो हम बाई 2 कर देंगे और इस एक केस को हम आज सिंगल केस काउंट करेंगे ना, क्योंकि इसकी तो कोई डुप्लीकेसी है नहीं, राइट। तो क्या ये आंसर यही बन जाता है? तो इस प्रोसेस से आप डायरेक्टली आंसर करेंगे। जब भी हमारे पास ऑड रिजल्ट है, हमें अनऑर्डर्ड में उसे कन्वर्ट करना है +1/2। परफेक्ट। नेक्स्ट बेटा, एग्जैक्टली सिमिलर सिचुएशन, बस 3 सबसेट के ऊपर बेस्ट है, ठीक है। सो नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स पॉसिबल सैटिस्फाइंग दिस कंडीशंस, एग्जैक्टली उसी तरह से डिस्कस करें, पहली बार कर रहे हैं ना। तो अगर हम इसका कोई भी एलिमेंट ए कंसिडर करते हैं, तो 3 हाउसेस दैट वी आर क्रिएटिंग, तो पर्टिकुलर एलिमेंट हो सकता है तीनों के लिए येस करे, हो सकता है लाइक दिस। तो अगर आप इस तरह से बच्चे चार्ट बनाते हुए करते हैं ना, कोई भी गलती का चांस ही नहीं होगा और हर तरह के कंडीशन पे आप वर्क कर सकते हैं। नो नो यस, नो नो नो, राइट। सो 8 पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि P के लिए येस और नो, येस और नो, येस और नो। सो 2 × 2 × 2 दैट इज 8 पॉसिबिलिटीज आर देयर, ठीक है। हमने पूरा लिस्ट तैयार कर लिया है। अब हमें चाहिए सैटिस्फाइंग दिस कंडीशन, मतलब P Q R आप पेयर वाइज डिसजॉइंट। पेयर वाइज डिसजॉइंट का मतलब आप कोई भी 2 सबसेट उठाओ, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जॉइंट नहीं है किसी भी तरह से, ठीक है। डिसजॉइंट, कंप्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ एलिमेंट्स आर देयर, उनमें कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है। दैट मीन्स P एंड Q में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, Q एंड R में भी कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, P एंड R में भी कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो देख लेते हैं ऐसा एलिमेंट जो कोई भी 2 में प्रेजेंट है, वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। तो बच्चा ये तो क्रॉस हो गया, तो तीनों में ही है। 2 में है रूल्ड आउट, 2 में है रूल्ड आउट, ये फाइन है, ये रूल्ड आउट, ये फाइन फाइन फाइन, राइट। तो इन 8 में से 4 है जो रिजेक्ट हो जाएंगे स्ट्रेट अवे। दैट मीन्स हर एक एलिमेंट के पास सिर्फ ये 4 चॉइसेस रह जाते हैं। तो 4 × 4 × 4, सो दैट बिकम्स 4 पावर 100। क्लियर। नेक्स्ट, हमें तीनों का इंटरसेक्शन जो है वो नल सेट चाहिए, मतलब ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो तीनों ही हाउसेस में प्रेजेंट हो, ठीक है। दैट मीन्स वी डू नॉट वांट दिस पर्टिकुलर ऑप्शन टू बी गिवन टू एनी ऑफ दोज एलिमेंट्स। तो 7 ऑप्शंस आर देयर, आंसर विल बिकम 7 power 100. Is that clear? Next beta. In a meeting there are 8 speakers. उनका नाम है P1 P2 so on till P8. Number of ways their order can be fixed such that वो किस ऑर्डर में अपना स्पीच देंगे वो हम कितने तरह से डिसाइड कर सकते हैं, satisfying this conditions that P1 speaks before P5. 8 speakers are there. तो हमने स्लॉट बना लिया कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन आएगा एंड सो ऑन टिल 8th पोजीशन, ठीक है। अब कंडीशन ये है कि P1 मस्ट पिक बिफोर P5। इमीडिएटली बिफोर की बात नहीं हो रही कि P1 एंड P5 शुड बी टुगेदर एंड P1 शुड बी अहेड ऑफ P5, नहीं। P1 बोले उसके बाद चाहे कितने भी गैप के बाद P5 का टर्न आए, ठीक है। तो इसे हैंडल करने का हमारा तरीका क्या होगा, इन 8 स्लॉट्स में से इन दोनों के पोजीशन पे कंडीशन है, तो आप कोई भी 2 पोजीशन का सिलेक्शन कर लो, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने सिलेक्ट किया कि ये 2 पोजीशन पे P1 एंड P5 दे विल गिव देयर स्पीच, राइट। अब किस ऑर्डर में, मतलब ये जो 2 स्लॉट्स हमने सिलेक्ट किया है उनको हमने इनके नाम से तो फिल करना है ना। तो P1 एंड P5 यहाँ पे तो ऑर्डर हमें स्पेसिफिकली गिवन है, P1 मस्ट पिक बिफोर P5। तो ये 2 स्लॉट्स जो है दे कैन बी फिल्ड ओनली इन वन वे इन द पर्टिकुलर गिवन ऑर्डर, ठीक। तो ये 2 प्लेसेस हम फिल कर सकते हैं ओनली इन वन वे, एंड जो रिमेनिंग हमारे पास 6 वैकेंट स्लॉट है उसमें कोई भी कहीं पे भी आ सकता है, किसी का भी नाम हम किसी भी स्लॉट में डाल सकते हैं, कोई और एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं है। इज दैट क्लियर? द अदर वे टू हैंडल, यू कैन से मैंने 8 प्लेसेस पे रैंडम ऑर्डर में उनका नाम भर दिया। अब मैंने देखा कि P1 यहाँ है, P5 यहाँ है, P5 यहाँ है, P1 यहाँ है। ये जो 2 केसेस बन रहे हैं, कोई भी 2 पर्टिकुलर स्लॉट जहाँ P1 एंड P5 है, आप देख सकते हैं कि वो इस तरह से भी आएंगे, राइट। उन 2 स्लॉट्स में P1 एंड P5 की शफलिंग भी हो रही है और उन 2 केसेस में से हमें सिर्फ एक को एक्सेप्ट करना है। तो आप 2 फैक्टर्स से उस आंसर को डिवाइड करते हैं, यू विल गेट द सेम थिंग। बट ये बेटर तरीका है आंसर करने का, क्योंकि कंप्लीट क्लैरिटी के साथ हम चीजों को समझ के आंसर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आप देखें, इस P1 speaks before P2 एंड P5 बोथ। अब P2 एंड P5 में कौन पहले बोलेगा कौन बाद में बोलेगा, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दैट मीन्स हम P1 P2 P5 के लिए 3 स्लॉट्स पहले चूज कर लेते हैं, तो 8C3 फाइन। अब बच्चा हो सकता है कि मैंने जो 8 स्लॉट्स है, ठीक है, आगे भी है, मैंने जो 3 स्लॉट सिलेक्ट किए हैं ना वो ये 3 है, ठीक है। 3 का सिलेक्शन मैंने कर लिया। अब क्लियर है इसमें से जो लीडिंग प्लेस है ना वहां पे तो आ जाएगा P1, मतलब इस प्लेस को हम एक तरह से फिल कर सकते हैं, लेकिन जो एंड के 2 है ना वो
P2 कहाँ है, P5 कहाँ है, it does not make any difference. So 2 places, 2 persons, they can be filled in 2 factorial ways. Perfect. अब जो रिमेनिंग हमारे पास 5 स्लॉट्स रह गए हैं उनमें कोई भी कहीं पे भी आ सकता है. फाइन. नाउ P1 speaks before P2 एंड P2 before P5. अब 3 मेंबर्स के ऑर्डर पे क्लैरिटी के साथ मेंशन कर दिया गया है कि P1 देन P2 देन P5. ठीक, तो अब हम 3 स्लॉट सिलेक्ट करेंगे और उन्हें फिल करने का एक ही तरीका होगा इन द गिवन ऑर्डर एंड रिमेनिंग 5 into 5 स्लॉट्स. परफेक्ट. द नेक्स्ट P1 speaks before P5 एंड P2 before P4 और इनमें कोई कॉमन लिंक नहीं है. यहाँ मेंबर्स है P1 P5, यहाँ P2 P4 है. इन टोटल 4 मेंबर का डिस्कशन हो रहा है, तो 8 में से आप 4 प्लेसेस को चूज कर लें. ठीक है, जहां इन मेंबर्स को हम फिल करेंगे एंड जो रिमेनिंग 4 है उनमें जो रिमेनिंग 4 मेंबर्स है उन्हें हम अरेंज कर देते हैं. अब आ जाते हैं इन सिलेक्टेड 4 स्लॉट्स पे. लेट्स सपोज मैंने ये 4 सिलेक्ट कर लिया है पहले. ठीक, यहाँ पे ये 4 मेंबर फिल होने हैं. अब P1 एंड P5 इनमें से किसी भी 2 में आ सकते हैं. इट्स जस्ट दैट अगर मैं इन 4 में से कोई 2 प्लेसेस का सिलेक्शन करती हूँ तो वहां पे P1 एंड P5 जैसे कि मैंने इन दोनों का सिलेक्शन किया तो इन दोनों में जो पहला पोजीशन है वहां P1 आ जाएगा एंड सेकंड पे जो सेकंड सिलेक्टेड पोजीशन है वहां P5 आ जाएगा. तो इन 2 सिलेक्टेड पोजीशन पे दे कैन बी अरेंज्ड ओनली इन वन वे एंड इन 4 में से जो 2 बच गए उनमें इनका अरेंजमेंट एक ही तरह से हो सकता है इन द गिवन ऑर्डर. और बच्चे आप इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी आंसर कर सकते हो कि सबसे पहले इन दोनों का डिस्कशन हम कर लेते हैं. तो 8 प्लेसेस में से कोई 2 का आप सिलेक्शन कर लो और उन्हें उन प्लेसेस पे एक ही ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हैं. फिर 6 स्लॉट्स रह गए, 2 और सिलेक्ट कर लो इन दोनों के लिए, अरेंज कर सकते हो सिर्फ एक ही पॉसिबल ऑर्डर में एंड जो रिमेनिंग हमारे पास 4 रह गए हैं. क्लियर. बोथ ऑन सिंप्लीफिकेशन विल गिव यू द सेम आंसर. फाइन. नेक्स्ट बेटा, if 10 couple participate in mixed double tennis tournament, the number of games in which no couple is present. ठीक, अब मिक्स्ड डबल हमें सबको समझ आता है, राइट? मतलब टोटल 4 प्लेयर्स होंगे, 2 मेल 2 फीमेल्स एंड एक साइड में एक मेल एक फीमेल, दूसरे साइड में एक मेल और एक फीमेल होंगे. ठीक है, अब बताएं अगर 10 कपल्स हैं और हमें क्लियर है कि 2 मेल 2 फीमेल हमें चाहिए, तो वी हैव इन टोटल 10 मेल्स एंड 10 फीमेल्स. हम कोई 2 मेल मेंबर का सिलेक्शन करेंगे एंड इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इनकी वाइफ्स है उन्हें हम हटा देंगे क्योंकि हमें कपल लेना ही नहीं है. तो वो 2 रिमूव हो गए तो हमारे पास रह जाते हैं 8 फीमेल्स. उसमें से हम कोई 2 का सिलेक्शन करेंगे तो टोटल हमारे पास 4 मेंबर्स आ गए हैं. अब हमें इन्हें टीम में डिवाइड करना है. लेट्स सपोज मैंने सिलेक्ट किया फीमेल 1 फीमेल 2 एंड मेल 3 मेल 4. करेक्ट. अब मैं कहूँगी कि यू चूज एनी वन ऑफ द मेंबर जिनको आप अपने टीम में रखना चाहते हैं. तो दिस पर्सन कैन चूज in 2 ways, right? Either she can go for this or this, 2 ways. अब जैसे ही इसने अपना टीम बनाया दूसरा जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है दूसरा टीम, ऑपोजिट टीम, राइट? तो बस यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि मिक्स्ड डबल में हमारे पास 2 मेल 2 फीमेल है तो कितने तरह से हम इन्हें टीम में डिवाइड कर सकते हैं. सो इट इज ओनली 2 ways, राइट? आप किसी भी एक मेंबर को सिलेक्शन का ऑप्शन दे दो 2 ways एंड रिमेनिंग जो सेकंड टीम है वो अपने आप ही क्रिएट होगी. फाइन. सो आवर आंसर विल बी इनटू 2. परफेक्ट. नेक्स्ट बेटा, आउट ऑफ 10 डिफरेंट पेयर्स ऑफ शूज, जैसे टेम्पल के बाहर 10 लोगों के शूज रखे हुए हैं, कोई आया एंड 4 शूज उठा के वो भाग गया एंड देन लेटर ही फाउंड दैट उसके पास तो कोई पेयर आया ही नहीं. इसका मतलब लेफ्ट एंड राइट लेग का जो पेयर होता है वो उसके पास आया ही नहीं, राइट? तो कितने तरह से ये पॉसिबल है. अब आप देखें, स्मार्टली बिल्कुल हैंडल करेंगे. ये तो एक स्टीलिंग प्रोसेस की बात हो रही है, लेकिन जैसे आप किसी शॉप में जाते हैं शूज बाई करने के लिए और आपके पास ना 10 ऑप्शंस है, 10 डिफरेंट पेयर्स ऑफ शूज आते हैं. अब आप सोचे कि मुझे 4 शूज इसमें से लेना है लेकिन चारों के चारों बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए, मतलब पेयर में नहीं आना चाहिए. तो आप किस तरह से इस काम को पूरा करेंगे? तो आप उस शॉपकीपर को यही तो कहेंगे कि मुझे 4 बॉक्स निकाल के दो. दैट मीन्स सेलेक्ट 4 बॉक्सेस. ठीक. अब आप हर बॉक्स को ओपन करोगे और उसमें से एग्जैक्टली 1 शू लोगे, या तो लेफ्ट वाला या राइट वाला, दोनों शू अलग अलग होते हैं ना, आइडेंटिकल तो नहीं होते, राइट? सो फ्रॉम एवरी बॉक्स यू आर गोइंग टू सेलेक्ट 2 C1. एक शू का आप सिलेक्शन करेंगे हर एक से, राइट? ये हो गया, जिसे आप डायरेक्टली 10 C4 इंटू 2 पावर 4 लिख सकते हैं. समझा ना? समझ के करना, लॉन्ग लास्टिंग होगा और गलती भी नहीं होगी. ठीक है. अब अगर क्वेश्चन कहता है एग्जैक्टली 1 पेयर इज टेकन, तो
तो आप 10 शूज ले रहे हैं लेकिन एक पेयर में होना चाहिए। तो जब आप उस शॉप में जाएंगे तो उन 10 पेयर में से आप कहोगे कि मुझे एक पैक तो आज इट इज दे दो, तो 10C1 आपने एक पैक को आज इट इज ले लिया। दैट मीन्स 2 शू का सिलेक्शन आपने कर लिया, 2 और लेना है और वो पेयर में नहीं होना चाहिए। अब आप उसे यही कहोगे ना कि जो रिमेनिंग 9 है उसमें से 2 बॉक्स मुझे ला दो। सो 9C2 और आप 2 बॉक्स को ओपन करोगे और हर एक से एक एक शू को पिक करोगे। सो 2 into 2 दैट इज 2 स्क्वायर। इज दैट क्लियर? डन। नेक्स्ट देखें बेटा, नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स ABCDE पॉसिबल सच दैट जो उस नंबर में डिजिट्स यूज हुए हैं ना वो असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, लेफ्ट टू राइट। तो अगर हम 5 डिजिट नंबर फ्रेम करना चाहते हैं तो पूरे नंबर सिस्टम में हमारे पास 0 से 9 तक के डिजिट्स अवेलेबल है और 5 डिजिट नंबर ही हमें फ्रेम करना है। तो 0 से 9 तक के जो हमारे पास डिजिट्स हैं, अब क्योंकि क्वेश्चन इंसिस्ट कर रहा है असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब पांचों के पांचों डिजिट जो है वो डिस्टिंक्ट ही होने चाहिए। क्लियर है? असेंडिंग ऑर्डर में है तो पहला रिक्वायरमेंट दे मस्ट बी डिस्टिंक्ट। तो अब आप कैसे सोचेंगे कि जो हमारे पास ये 10 डिजिट्स है उसमें से कोई 5 डिजिट का हम सिलेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, अब सिलेक्शन तो आपने कर लिया, फिर उन 5 डिजिट्स को आपको अरेंज भी करना होगा इन द गिवन ऑर्डर, राइट। और जो आप सिलेक्ट करोगे उसमें से जो सबसे छोटा डिजिट होगा वो इस पोजीशन पे आएगा, राइट। और इस पोजीशन पे 0 परमिटेड ही नहीं है क्योंकि हमें 5 डिजिट नंबर बनाना है। तो क्लियर हो जाता है कि इस लिस्ट में से अगर आप 0 का सिलेक्शन करते हैं तो 0 इसी पोजीशन पे आएगा एंड इट विल नॉट क्रिएट ए 5 डिजिट नंबर। दैट मीन्स आपको इनमें से कोई 5 डिजिट का सिलेक्शन तो करना है लेकिन 0 नहीं करना है। दैट मीन्स रिमेनिंग 9 में से कोई भी 5 का आप सिलेक्शन कर लो। अब जैसे ही आपने 5 डिजिट का सिलेक्शन किया, लेट मी टेक, मैंने इन डिजिट्स को ले लिया। अब इन्हें हमें अरेंज करना है इनटू दिस स्लॉट्स इन द गिवन ऑर्डर। जब ऑर्डर गिवन हो जाता है सो दे कैन बी अरेंज्ड ओनली इन वन वे। जो सबसे छोटा है वो यहाँ आएगा, नेक्स्ट हायर यहाँ, लाइक दिस। क्लियर? सो डायरेक्ट आंसर 9C5। फाइन, नेक्स्ट पे आ जाएं। अब हमें चाहिए डिसेंडिंग। अब डिसेंडिंग में अगर आप 0 का सिलेक्शन करते तो यहाँ पे आएगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 10C5 एंड यू कैन अरेंज देम। कंप्लीट आंसर इज 10C5। क्लियर? नेक्स्ट, अगर हमें चाहिए ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, आप रीड भी से ऐसे करते हैं ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक, तो हम ग्रेटर देन का आंसर निकालेंगे, इक्वलिटी का आंसर निकालेंगे, दोनों को सम अप कर देंगे। फाइन, तो इसका आंसर तो हमारे पास ऑलरेडी है 10C5 प्लस। अगर हमें a इक्वल टू बी चाहिए, मतलब हमें ये दोनों इक्वल चाहिए। फाइन, एंड एट द सेम टाइम डिसेंडिंग फॉर्म में चाहिए, मतलब 0 हमारे लिए फेवरेबल है। फाइन, तो अब हमें 4 डिस्टिंक्ट डिजिट्स का सिलेक्शन करना है आउट ऑफ 10। सो 10C4। लेट्स सपोज जो 4 डिजिट मैंने सिलेक्ट किया है दे आर 7, 5, 4, 3। अब जो सबसे बड़ा है उसको हमें 2 प्लेसेस पे फिल कर देना है एंड नेक्स्ट, मतलब इस पर्टिकुलर ऑर्डर में जब हम इन्हें अरेंज करेंगे a इक्वल टू बी, देन दैट इज ग्रेटर देन c, ग्रेटर देन d, ग्रेटर देन e, दैट कैन हैपन ओनली इन वन वे। ठीक, सो आंसर इज, इन दोनों को अगर हम ऐड करें 11C5। ठीक है, NCR की प्रॉपर्टीज क्लियर। नेक्स्ट पे आ जाएं, a लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। तो केसेस यहाँ पे कितने बने? दोनों जगह पे लेस देन, लेस देन, लेस देन और इक्वलिटी, राइट। और यहाँ इक्वलिटी, यहाँ लेस देन, या दोनों जगह, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी यहाँ, 2 पॉसिबिलिटी यहाँ, 2 into 2 4 केसेस। फाइन बच्चा, इसका आंसर तो हमारे पास ऑलरेडी है। क्या है इसका आंसर? 9C5। परफेक्ट। इसका क्या आंसर आएगा? इक्वलिटी जिस पोजीशन पे है ना उस पर्टिकुलर डिजिट को हमें 2 बार वहां पे प्लेस करना है। ठीक है, तो हमारे आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इस पर्टिकुलर ऑर्डर में जब हम उन्हें अरेंज करेंगे तो एक ही आएगा। सिर्फ आप सिलेक्शन प्रोसेस पे ध्यान दें। हमें अब क्योंकि एक जगह इक्वालिटी आ रही है, मतलब 4 डिस्टिंक्ट डिजिट्स का सिलेक्शन करना है। अब क्योंकि लेफ्ट टू राइट और असेंडिंग ऑर्डर में है, इसका मतलब 0 का सिलेक्शन हमें करना नहीं है, तो हमें करना है 4 लेकिन आउट ऑफ 9। परफेक्ट। अब इस पे आ जाएं, एग्जैक्टली उसी तरह से ये भी 9C4 ही होगा और दोनों जगह पे इक्वलिटी है, इसका मतलब 9 में से कोई 3 का अब हमें सिलेक्शन करना है। ठीक है, अरेंज करने का तरीका तो एक ही होगा। फाइन, और प्रॉपर्टीज ऑफ NCR में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 9C5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 9C4 प्लस 9C3। मैंने डायरेक्टली आंसर लिखना भी बताया था, दैट इज 9 प्लस 2 11C, जो सबसे बड़ा R है। ठीक है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि हम ऑलरेडी इसे डिटेल में कवर कर चुके हैं। फाइन बच्चा, लास्ट पार्ट इसका देख लें। इट सेज A लेस देन B लेस देन C, बट दैट इज ग्रेटर देन D ग्रेटर देन E। द इंटरेस्टिंग पार्ट हियर इज, जो मिडिल वाली डिजिट है ना वो लार्जेस्ट है और इस तरफ डिसेंडिंग इस तरह से हो रहा है, लेकिन ये जो A एंड B है, D एंड E है,
इनमें कुछ सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, तो इनके बारे में हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। तो अब आंसर किस तरह से करेंगे, तो ये वो एलिमेंट है जो दोनों साइड को कनेक्ट कर रहा है, तो आप इसी एलिमेंट से अपना स्टडी को बिगिन करेंगे। अगर हम सी को 0 लेते हैं, क्या ऐसा कोई नंबर की पॉसिबिलिटी हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि ए को हम 0 तो नहीं ले सकते। मिनिमम पॉसिबिलिटी इज 1। अगर ये 1 होगा, इसका मिनिमम 2 होगा, मतलब इसका मिनिमम 3। तो सी जो कुछ भी हम सोच सकते हैं 3 ऑनवर्ड्स ही होगा। तो फर्स्ट केस जो हम बिगिन करेंगे दैट इज सी इक्वल टू 3। अब देखें, अगर हम सी का वैल्यू पर्टिकुलरली 3 लेते हैं तो ए एंड बी हम कितने तरह से डिसाइड कर सकते हैं। तो 3 से स्मॉलर होना चाहिए, हमारे पास है 0, 1 एंड 2। 0 हम ले नहीं सकते क्योंकि असेंडिंग फॉर्म में इस तरफ होना है। 0 लेंगे तो 0 को हमें ए वाला पोजीशन देना पड़ेगा, तो 5 डिजिट नंबर ही नहीं बनेगा, राइट। दैट मीन्स 1 एंड 2 में से हमें 2 का सिलेक्शन करना है और गिवन ऑर्डर में उन्हें अरेंज कर देना है। तो सिलेक्शन कैन हैपन इन 2C 2 वेज, क्योंकि हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, 1 और 2, ठीक है। लेकिन इस तरफ हम 0 ले सकते हैं। अगर हम 0 को सिलेक्ट करते हैं तो इस पोजीशन पे वो आएगा, वो अलाउड है, फाइन। सो नाउ वी हैव 0, 1 एंड 2, और इसमें से आप किसी 2 का सिलेक्शन करेंगे। और अगर हम C को 4 लेते हैं, इन दैट केस अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास रह जाएगा 1, 2 एंड 3 इन चॉइस। उसमें से A एंड B 2 का हमें सिलेक्शन करना है, सो दैट वुड बिकम 3C 2। और इस तरफ आ जाएगा 0, 1, 2 एंड 3, मतलब 4 में से कोई 2। अब आप पैटर्न को देख सकते हैं, ठीक है। तो बाय दैट C का जो लास्ट पॉसिबिलिटी होगा वो 9 होगा, और ये जब 9 होगा बच्चे, ये आएगा 8C2 और ये आएगा 9C2। ये आ गया हमारा आंसर। तो दैट्स इट बेटा, आज के क्लास में हम इसे यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं। और सिलेक्शन में ना बहुत सारे हम एक्स्ट्रा कंडीशंस इंपोज करते हुए क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। मोर और लेस सेम ही रहेगा, देखने में थोड़ा सा डिफरेंट दिख सकता है। तो वो जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उन्हें हम कवर करेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। और अब मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, आई डिड नॉट वांट टू कवर एवरीथिंग एट वंस। मैंने सिलेक्शन का आपको एक एक्सपोजर दे दिया है, तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेकिन इसके एप्लीकेशन पे एक टॉपिक आता है दैट इज डिवाइजर्स और फैक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। उसे हम अलग से ही डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एंड अलॉन्ग विथ इट सम डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ एनसीआर के केसेस हम कवर करेंगे, अबाउट 20 केसेस। मतलब उस तरह के सिचुएशन हमारे सामने फ्रीक्वेंटली आते हैं, तो आप देखते हुए उसका आंसर स्ट्रेट अवे लिख पाएं इन टर्म्स ऑफ एनसीआर, ठीक है। सो सम स्टैंडर्ड केसेस इन टर्म्स ऑफ एनसीआर। सो ये 2 चीजें हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सो क्लोजिंग इट हियर।